हेलो। आज के लेक्चर में हम जानेंगे सेरिब्रोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स के बारे में। पहले तो जानते हैं कि सेरिब्रोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स का अर्थ क्या है। सेरिब्रो शब्द का अर्थ होता है मस्तिष्क संबंधी, और मस्तिष्क के क्या बात कर रहे हैं, हम किस संबंध में बात कर रहे हैं? वेसल्स के बारे में। वैस्कुलर वर्ड आया है वेसल्स यानी ब्लड वेसल्स से। तो ब्रेन में जो रक्त नलिकाएं हैं जो खून पहुंचाती हैं दिमाग के अलग अलग हिस्सों में, वो वेसल्स जो है उसकी बात हो रही है। तो सेरिब्रोवैस्कुलर का अर्थ है कि हमारे मस्तिष्क में रक्त पहुंचाने वाली रक्त नलिकाओं के डिसऑर्डर्स यानी विकार। ये पूरा मतलब हुआ सेरिब्रोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स का। तो वैस्कुलर प्रॉब्लम्स जो है यानी रक्त नलिकाओं में जो समस्याएं आती हैं, वो किसी भी स्वस्थ तंत्रिका तंत्र वाले व्यक्ति में समस्या पैदा कर सकती हैं, उसकी फंक्शनिंग को प्रभावित कर सकती हैं, उसके क्रियाकलाप को प्रभावित कर सकती हैं। अगर कोई ब्लड वेसल यानी रक्त नलिका, अगर उसमें कोई बीमारी हो जाए, कोई विकार आ जाए या वो क्षतिग्रस्त हो जाए, उसमें डैमेज हो जाए, तो बहुत हद तक या कभी कभी पूरी तरह से ब्रेन के किसी हिस्से की फंक्शनिंग को प्रभावित कर देता है या खत्म कर सकता है। आप जानते हैं कि ब्रेन के अलग अलग हिस्से बॉडी में अलग अलग काम के लिए बने हैं, अलग अलग चीजों को कंट्रोल करते हैं। अगर किसी हिस्से में खून ले जाने वाली जो नसें हैं उसमें समस्या आ जाए, उसमें कोई विकार उत्पन्न हो जाए, तो मस्तिष्क के उस खास हिस्से में न ऑक्सीजन पहुंचेगी और न ही ग्लूकोज पहुंच पाएगा। और ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि हमारा तंत्रिका तंत्र जो है, जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, इसमें कहीं भी एनर्जी स्टोर करने की उपलब्धता नहीं है। कोई इस तरह का मैकेनिज्म नहीं बना है जहां पे एनर्जी स्टोर हो सके जो जरूरत के वक्त इस्तेमाल की जा सके। तो वहां पर लगातार रक्त संचार की जरूरत है ताकि वहां नियमित ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलता रहे, जिससे कि जो न्यूरॉन्स हैं उन्हें शक्ति प्राप्त होती रहे और वो अपना कार्य सही तरह से कर सके। तो अगर ब्रेन में किसी हिस्से में ब्लड नहीं पहुंच रहा है सही से, तो वहां की फंक्शनिंग जाहिर सी बात है प्रभावित होगी। अगर इस तरह की समस्या जो उठ रही है ब्रेन में, वो 10 मिनट से ज्यादा समय तक रह गई, तो हो सकता है कि उस एरिया के सारे सेल्स मर जाएं, और मर जाएंगे एक बार तो फिर उन्हें जीवित नहीं किया जा सकता, वो फिर से नहीं बन सकते, और शायद वो हिस्सा जो फंक्शन कंट्रोल करता है शरीर का, वो पूरी तरह से समाप्त भी हो सकता है। काफी सारी बीमारियां जो हैं सेरिब्रल वैस्कुलर सिस्टम की, यानी ब्रेन में खून ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं में, इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। और देखा गया है कि ये दिक्कतें हमेशा आर्टीरियल सिस्टम में आती हैं, मतलब साफ खून ले जाने वाली जो रक्त नलियां हैं उनमें ही समस्या अक्सर देखी जाती है। जो गंदा खून ब्रेन से वापस ले आती हैं, वैसी वाली जो नलिकाएं हैं, उसमें बहुत ही कम ही देखने में आता है कि कुछ इस तरह की समस्याएं आए। सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज एक बहुत कॉमन या सबसे ज्यादा कॉमन कारण है मृत्यु का पूरी दुनिया में, और वेस्टर्न वर्ल्ड में, पश्चिमी देशों में, ये क्रॉनिक डिसेबिलिटी का भी बहुत बड़ा कारण है। क्रॉनिक यानी लंबे समय तक, डिसेबिलिटी हो जाना यानी अक्षमता हो जाना किसी प्रकार की, इसका बहुत बड़ा कारण ये पाया गया है। अब हम देखेंगे कि कितने प्रकार के सेरिब्रोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं। वैसे तो बहुत सारे प्रकार के हैं, पर कुछ मुख्य प्रकार जो हैं वो हम यहाँ देखेंगे। पहला है सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, जिसको आम भाषा में हम स्ट्रोक भी कहते हैं। ब्रेन स्ट्रोक या आघात जिसे बोलते हैं, उसका एक साइंटिफिक नाम है सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, शॉर्ट में CVA कहते हैं। क्या होता है स्ट्रोक? स्ट्रोक अचानक से उत्पन्न हुए उन लक्षणों को कहते हैं, स्नायु संबंधी लक्षण, जो कि ब्लड फ्लो रुक जाने की वजह से, अवरुद्ध हो जाने की वजह से होता है। ब्रेन में अगर अचानक से कहीं खून का बहाव अवरुद्ध हो जाए, तो उसके चलते अचानक से जो लक्षण दिखने लगेंगे उन्हें हम स्ट्रोक कहते हैं या सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं। स्ट्रोक कई कारणों से हो सकते हैं, कई प्रकार के वैस्कुलर डिसऑर्डर्स है जो हम आगे देखेंगे, वो सब एक कारण बन सकते हैं स्ट्रोक के लिए, जो अपने आप में भी एक वैस्कुलर डिसऑर्डर है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना होगा कि सभी प्रकार के वैस्कुलर डिसऑर्डर्स का परिणाम स्ट्रोक हो ही, ऐसा जरूरी नहीं है।
जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो लक्षण उत्पन्न होने की हम बात कर रहे हैं, ये इंसीडियस भी हो सकते हैं, यानी बहुत धीमी गति से भी डेवलप हो सकते हैं लक्षण। कभी कभी महीने या साल भर भी लग सकते हैं कि आज स्ट्रोक हुआ और कुछ महीनों बाद फिर लक्षण देखने में आ रहे हैं, या कुछ सालों बाद भी लक्षण देखने में आ रहे हैं, ये भी संभव है। स्ट्रोक होने पर अक्सर एक इन्फार्क्ट बन जाता है। इन्फार्क्ट उस एरिया को कहते हैं, मस्तिष्क के उस क्षेत्र या हिस्से को कहते हैं जहां पर मरे हुए सेल्स हैं या मरते हुए सेल्स हैं। वहां पे जो कोशिकाएं हैं या ऊतक हैं वो मर चुके हैं या मरने की प्रक्रिया में है, मर रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे खून का बहाव अवरुद्ध हो गया है, जिसकी वजह से उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है। स्ट्रोक पूरी दुनिया में मृत्यु का सबसे कॉमन कारण है। अगर छोटी रक्त नलिकाओं में, जिसे कैपिलरीज भी कहते हैं, अगर उसमें खून का बहाव अवरुद्ध हो जाता है तो उसका प्रभाव सीमित रहेगा, ब्रेन के एक निश्चित हिस्से में रहेगा, छोटे हिस्से में रहेगा, और उसका बहुत ज्यादा घातक परिणाम हो ऐसी संभावना कम है। लेकिन जो बड़ी नसें हैं, जो ज्यादा खून लेकर जाती हैं, जो चौड़ी, बड़ी और मुख्य नसें हैं जो ब्रेन में ब्लड लेके जाती हैं, अगर उनमें समस्या आ रही है, उनमें किसी तरह का ब्लॉकेज हो रहा है, उसमें ब्लड फ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, अवरुद्ध हो रहा है, तो समस्याएं और लक्षण ज्यादा भीषण, गंभीर हो सकते हैं। अगर स्ट्रोक या सेरिब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट जिसे हम कहते हैं, एक ब्लड वेसल के, एक रक्त नलिका के निश्चित हिस्से में है और अगल बगल के जो ब्रेन के हिस्से हैं वो सब स्वस्थ हैं, वहां पर ब्लड फ्लो में कोई दिक्कत नहीं है, तो संभावना है कि समय के साथ जिस एरिया में सेल्स मर गए हैं या जहां पर स्ट्रोक आया है, जो छोटा एरिया है जहां दिक्कत हुई है, वहां के जो फंक्शंस प्रभावित हुए हैं समय के साथ ठीक हो सकते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आसपास के जो मस्तिष्क में कोशिकाएं हैं या ऊतक हैं, वहां पर जो रक्त नलिकाएं ब्लड सप्लाई कर रही हैं वो उस डैमेज एरिया में भी थोड़ा ब्लड सप्लाई करने लग जाती हैं, और इससे लक्षण कुछ दिनों में खत्म हो सकते हैं, चीजें सामान्य हो सकती हैं। पर याद रखें, ये तभी होता है जब एक किसी सीमित या छोटे हिस्से में हुआ हो, और अक्सर ये तब होता है जब छोटी रक्त नलिकाएं प्रभावित हुई हों, यानी कैपिलरीज प्रभावित हुई हों। उसके विपरीत अगर स्ट्रोक किसी ऐसे हिस्से को प्रभावित करता है जिसके आसपास के जो ब्रेन के एरिया हैं वो भी कमजोर है, वहां भी कुछ प्रकार की विकार हैं, कोई डिजीज है, वहां भी ब्लड सप्लाई बहुत सही नहीं है, तो ये घातक परिणाम दे सकता है। और बल्कि ये जो अगल बगल के सराउंडिंग एरियाज हैं, जिस जगह स्ट्रोक आया उसके आसपास के जो कमजोर हिस्से हैं, वो भी, वहां भी खतरा बढ़ जाता है कि स्ट्रोक वहां भी हो जाए। लंबे समय में अगर देखेंगे तो जो छोटी समस्याएं होती हैं, जो छोटी नसों में दिक्कतें आ रही हैं, वो एक हेल्दी ब्रेन में समय के साथ उसके लक्षण चले जाते हैं और फंक्शन की रिकवरी हो जाती है। जो काम वो कंट्रोल कर रहा था वो एरिया, वो समय के साथ इंप्रूव हो जाता है। अगर पहले से कोई समस्या वहां मौजूद थी, तब फिर एक नया स्ट्रोक अगर हुआ, दूसरा आघात वहां पहुंचा उसी सेम एरिया में, तो अब क्या लक्षण आएंगे ये पहले से बता पाना थोड़ा कठिन है। ये हो सकता है कि दोनों तरह के आघात, जो पहले आया हुआ था वो हिस्सा कमजोर हो गया था, फिर दूसरा भी आघात आ गया, वहां दूसरा स्ट्रोक भी हो गया, तो दोनों का जोड़ के बड़ा परिणाम भी देखने में आ सकता है। पूरा हिस्सा वो ब्रेन का डैमेज हो सकता है कंप्लीटली, जो फंक्शन शरीर का कंट्रोल करता था वो पूरा फंक्शन खराब हो सकता है, खत्म हो सकता है पूरी तरह से, और बहुत गंभीर परिणाम इसके हो सकते हैं। और व्यवहारिक तौर पे क्या लक्षण आएंगे, ये इस पर निर्भर करता है कि ब्रेन के किस हिस्से में समस्या आई है, कहां पर डैमेज हुआ है, उससे समझ में आएगा कि व्यवहारिक परिणाम क्या होंगे। वो हिस्सा शरीर की जो गतिविधि को नियंत्रित करता होगा वो फिर प्रभावित होगी, पूरी तरह से भी डैमेज हो सकती है या उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। जैसा आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, जब भी लगे कि किसी व्यक्ति को स्ट्रोक हुआ है, उस समय फास्ट अप्रोच इस्तेमाल करना चाहिए। फास्ट का मतलब क्या है? F स्टैंड्स फॉर फेस ड्रूपिंग।
जब भी स्ट्रोक आएगा तो एक इसका मुख्य लक्षण है कि शरीर का एक हिस्सा, एक तरफ का अंग झुक जाता है, टेढ़ा हो जाता है। अक्सर चेहरे में ये चीज देखने में आती है कि एक तरह के होठ झुक जाएंगे, एक तरफ के गाल लटक सा जाएगा थोड़ा सा, आंखें भी उस तरफ की बहुत सही नहीं काम करेंगी, इस तरह से हो जाता है। चेहरे में एक लटकाव सा हल्का सा महसूस होता है। दूसरा लक्षण है आर्म वीकनेस, हाथ में कमजोरी सी पता चलती है। तीसरा लक्षण एस से स्पीच डिफिकल्टी, बोलने में दिक्कत आती है। तो फिर आपको क्या करना है, 3 तरह के लक्षण आ रहे हैं तो टी, टाइम टू कॉल, तुरंत इमरजेंसी सर्विस को या हॉस्पिटल को कॉल करना है। तो फास्ट अप्रोच अपनाया जाता है जब भी लगे कि किसी व्यक्ति में स्ट्रोक के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अगला जो है सेरिब्रोवैस्कुलर डिसऑर्डर जो हम देखेंगे उसका नाम है सेरिब्रल इस्कीमिया। सेरिब्रल इस्कीमिया बीमारियों के उस समूह का, विकारों के उस समूह का नाम है जिसमें लक्षण तब आते हैं जबकि ब्रेन में खून ले जाने वाली रक्त नलिकाएं बाधित हो जाएं किसी तरह से, और ब्रेन के किसी हिस्से में पर्याप्त खून नहीं पहुंच रहा है। तो सेरिब्रल इस्कीमिया आपको लग रहा है काफी कुछ इस तरह से है जैसा हमने स्ट्रोक के केस में देखा, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट के केस में देखा, और काफी समानताएं हैं भी, क्योंकि सेरिब्रल इस्कीमिया एक कारण बन सकता है स्ट्रोक के लिए। सेरिब्रल इस्कीमिया 2 मुख्य प्रकार में बांटा जा सकता है, एक को कहते हैं थ्रोम्बोसिस और दूसरा है एम्बोलिज्म। दोनों में एक बारीक अंतर है, पर पहले जानते हैं कि ये दोनों चीजें क्या होती हैं। थ्रोम्बोसिस में खून का थक्का जम जाता है, रक्त नलिका में किसी जगह पे कोई खून का थक्का जम जाता है और वो उसी जगह पर रहता है, जहां जमा उसी जगह पड़ा रहता है, जिसकी वजह से जो खून बाकी आ रहा है उस रक्त नलिका में वो आगे जाने का रास्ता नहीं पा सकता है, उसे आगे जाने में दिक्कत होती है। तो रक्त का बहाव जो है वो कम पड़ जाता है या पूरी तरह से अवरुद्ध भी हो सकता है, और आगे वो खून जिस कोशिका में जा रहा था, जिन कोशिकाओं में या ऊतकों में पहुंच रहा था, वहां पे फिर खून की कमी होने लगती है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज की कमी होने लगती है। तो थ्रोम्बोसिस इसे कहते हैं। एम्बोलिज्म में क्या होता है कि खून का थक्का या कोई और चीज भी हो सकती है जो ब्लॉकेज कर सकती है, जैसे हवा का बुलबुला, घी या तेल का कुछ हिस्सा जैसे कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो जम जाता है नसों में, छोटा सा कोई सेल, कोई भी कोशिका जो कि किसी ट्यूमर से, अगर शरीर में कहीं कोई ट्यूमर है तो उसका कोई छोटा सा टुकड़ा टूटकर जाकर कहीं पर किसी पतली सी रक्तवाहिका में जाकर फंस सकता है और फिर वहां पे रास्ता अवरुद्ध कर देता है, ब्लड आगे नहीं जा पाता है। तो यहां पर देखिए दोनों में डिफरेंस कहाँ है। थ्रोम्बोसिस अक्सर ब्लड क्लॉटिंग की वजह से होता है, सिर्फ खून का थक्का वहां पर होता है, पर एम्बोलिज्म खून के थक्के से भी हो सकता है, हवा के बुलबुले से भी हो सकता है। अब हवा का बुलबुला कहाँ से आ रहा है ब्लड में, तो कभी कभी किसी कारण से हो सकता है, जैसे आपने कभी देखा होगा इंजेक्शंस जब आप लेते हैं तो डॉक्टर इंजेक्शन जब देता है आपको सिरिंज में, जब वो दवा भरता है तो थोड़ा सा प्रेस करके दवा गिरा देता है। वो क्यों करता है, सुनिश्चित करने के लिए कि थोड़ा भी हवा का बुलबुला अंदर नहीं रह जाए, पूरा सब चीज बाहर आ जाए, हवा पूरी निकल जाए। क्योंकि अगर ये आपकी नसों में लगा और वो जो हवा का बुलबुला है गया तो वो एम्बोलिज्म का कारण बन सकता है। तो एम्बोलिज्म कई सारे कारणों से हो सकता है। दूसरा जो मुख्य चीज है, कैसे आप अंतर करेंगे, तो थ्रोम्बोसिस में क्या हो रहा है कि जो ब्लॉकेज हो रहा है वो जहां बना उसी जगह पर रहता है। ब्लड क्लॉटिंग जहां बना, जहां क्लॉट बना, खून का थक्का जमा जिस जगह पे, वहीं पर रहता है और वहीं ब्लॉकेज करता है। जबकि एम्बोलिज्म में ऐसा नहीं है। एम्बोलिज्म में जो ब्लॉक करने वाली चीज है, चाहे वो खून का थक्का हो, हवा का बुलबुला हो या कोई भी और चीज, ये कहीं और आती है, कहीं और बॉडी के किसी और पार्ट से, जैसे ट्यूमर कहीं है उसका कुछ हिस्सा टूटा, अब वो जाता है और कहीं खून के बहाव के साथ बहते बहते पहुंचता है ऐसी जगह पर जहां बहुत सकरी जगह हो, वहां जाके फंस जाता है, वहां से आगे नहीं बढ़ पाता, खून के बहाव से आगे नहीं जा पाता है और फिर वो खून का बहाव प्रभावित करने लगता है। ये एक अचंभे की बात है कि एम्बोलिज्म देखा गया है कि अक्सर ज्यादातर केसेस में ब्रेन के लेफ्ट साइड में होता है। मिडिल सेरिब्रल आर्टरी एक रक्त
वाहिका है, बड़ी नस है जो कि ब्रेन में ब्लड ले जाती है और ये ब्रेन के लेफ्ट साइड में मिलती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा देखा गया है एम्बोलिज्म के केसेस मिलते हैं। ये ताज्जुब की बात इसलिए है क्योंकि इसका कुछ सटीक कारण नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, पर ज्यादातर केसेस में ऐसा पाया गया है। अगर खून का बहाव कम हो जाता है तो इसकी वजह से वहां पे जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो मरने लगती हैं और ब्रेन जो फंक्शन कंट्रोल करता था वो एरिया, वहां पे समस्या आने लग सकती है। एक और कारण हो सकता है जिससे खून का बहाव कम हो जाए किसी हिस्से में मस्तिष्क के, वो है कि जो रक्त वाहिकाएं हैं वही बहुत सक्रिय या पतली हो जाए, ब्लॉकेज न होके बल्कि वही रक्त वाहिका बहुत पतली हो जाए, तो जितना खून नॉर्मली जा रहा था किसी एरिया में उससे कम मात्रा में जाने लगेगा, तो पर्याप्त ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा। अब ये कैसे होता है, कब होता है इस तरह का? तो अक्सर देखा गया है कि रक्त वाहिकाएं पतली कैसे हो जाती हैं, क्योंकि जो ये रक्त वाहिकाएं हैं इनकी जो दीवार होती है, जो वॉल होती है बाहरी, वो इलास्टिक होती है। अगर खून का बहाव तेज है तो ये चौड़ी हो जाएंगी उसके प्रेशर से, लेकिन अगर ये मोटी हो गई या इनमें कड़ापन आ गया तो ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल या लचीली नहीं रह जाती और कड़ी हो जाती हैं, और फिर खून जब इसमें से ज्यादा पास करना चाहता है तो सही से पास नहीं कर पाता, क्योंकि ये खून के बहाव के साथ चौड़ी नहीं होती, पर्याप्त खून को नहीं जाने देती, तो कड़ापन आ जाता है इन दीवारों में। और अक्सर ये होता है उम्र बढ़ने के साथ। उम्र बढ़ने के साथ ये दिक्कत देखने में आती है। इसे कहा जाता है सेरिब्रल आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। जब मस्तिष्क में जो रक्त वाहिकाएं हैं उनकी दीवारें मोटी हो जाएं, कड़ी हो जाए, उनमें कड़ापन आ जाए, जिसकी वजह से वो सक्रिय हो जाए और पर्याप्त खून नहीं जा पा रहा है किसी हिस्से में अगर, तो जो समस्या आती है उसे कहते हैं सेरिब्रल आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। इस्कीमिया टेम्पररी भी हो सकता है, जैसा अभी हमने दो प्रकार का देखा कि थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म हो सकता है। ये टेम्पररी हो सकता है, अल्पकालिक हो सकता है कुछ समय के लिए, और फिर ये ठीक भी हो सकता है। जब अल्पकालिक ही होता है तो इसका नाम हम रखते हैं सेरिब्रल वैस्कुलर इनसफिशिएंसी या ट्रांजिएंट इस्कीमिया। ट्रांजिएंट शब्द इंडिकेट करता है कि ये अल्पकालिक है, कम समय के लिए है, तो थोड़ी देर के लिए लक्षण आएंगे लेकिन चीजें फिर ठीक हो जाती हैं। ऐसा कैसे होता है? तो अक्सर जो कोई खून का थक्का या कोई और चीज जो रक्त नलिका में आके फंस गई है और फिर खून का बहाव रोक रही है, अवरुद्ध कर रही है, समय के साथ खून के प्रेशर के साथ वो चीज फिर हट सकती है, या अगर खून का थक्का जम गया है तो वो फिर मिक्स हो सकता है, फिर पिघलकर पतला खून बन जाता है और फिर रास्ता साफ हो जाता है। तो थोड़ी देर के लिए ब्लॉकेज हुआ, कुछ लक्षण आए, लेकिन वो समय के साथ थोड़ी देर में ठीक भी हो जाता है। तो ऐसा अगर केस होगा तो हम कहते हैं ये है ट्रांजिएंट इस्कीमिया। टेम्पररी था, थोड़ी देर के लिए था, ट्रांजिएंट इस्कीमिया या सेरिब्रल वैस्कुलर इनसफिशिएंसी। तो ट्रांजिएंट अटैक्स जो भी होते हैं, ट्रांजिएंट इस्कीमिया जो भी होता है, तो अचानक से इसके लक्षण देखने में आते हैं। और इसमें कैसे लक्षण आते हैं? अक्सर चक्कर जैसा लगेगा या थोड़ी देर के लिए इंसान बेहोश भी हो सकता है। अगला जो हमें देखना है सेरिब्रोवैस्कुलर डिसऑर्डर, वो है माइग्रेन स्ट्रोक। माइग्रेन जैसा आप जानते हैं भीषण सर दर्द को कहते हैं, आमतौर पे इसे अधकपारी कहते हैं, क्योंकि ये आधे सर को प्रभावित करता है। अक्सर आधे सर में बहुत तेज, बहुत भीषण दर्द होता है। जैसे आप नीचे देख रहे हैं पिक्चर में, 3 प्रकार के सर दर्द यहाँ दिखाए गए हैं, क्लस्टर, टेंशन हेडेक और माइग्रेन। क्लस्टर में आंखों के आसपास दर्द होता है और अक्सर रात के बीच में इंसान दर्द से उठ सकता है। टेंशन की वजह से जो हेडेक होता है, जो सर दर्द होता है, वो हफ्ते में 1 या 2 बार या कुछ दिन के लिए लगातार चल सकता है और लगभग आगे के हिस्से में पूरे माथे वाले एरिया में दर्द करता रहता है। माइग्रेन में क्या होता है? बहुत तेज दर्द महसूस होता है, थ्रॉबिंग पता चलती है, जैसे हार्ट में आपको पता चलता है कि मूवमेंट हो रहा है, थ्रॉबिंग जैसा हो रहा है, वैसा ब्रेन में भी पता चलता रहता है। और ये अक्सर सर के एक एरिया में होता है, मतलब आधे सर का दर्द होता है, इसीलिए इसका नाम अधकपारी है। तो माइग्रेन अधकपारी को कहते हैं। अब माइग्रेन का स्ट्रोक यानी माइग्रेन का अटैक जो आता है, ये भी एक प्रकार का सेरिब्रोवैस्कुलर डिसऑर्डर है। तो ये काफी रेयर है दूसरे तरह के सेरिब्रोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स की तुलना में, पर 40 की उम्र से अधिक लोगों की बात करें, खासकर महिलाओं में
तो ये काफी कॉमन है, माइग्रेन काफी लोगों में देखा जाता है जो 40 से अधिक उम्र के हैं और खासकर महिलाएं हैं। इसका इमीडिएट कारण कि क्यों तुरंत माइग्रेन शुरू कैसे होता है, अचानक जो माइग्रेन का अटैक आता है, जो सर दर्द शुरू होता है तो अचानक क्यों होता है, इसका कारण हो सकता है किसी प्रकार का वैसोस्पैज्म। अब वैसोस्पैज्म वर्ड का क्या मतलब है? वैसो वर्ड फिर से वैस्कुलर से ही बना है, यानी रक्त वाहिकाओं की बात कर रहा है। उसमें स्पैज्म होता है, स्पैज्म मतलब संकुचन होता है। तो अचानक से उसमें संकुचन होने लगता है रक्त नलिकाओं में, जिसकी वजह से ये सर दर्द शुरू हो जाता है। पर कारण क्या है, क्यों अचानक ये रक्त नलिकाएं जो है इनमें इस तरह का संकुचन होता है, ये आज तक भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। आज तक भी इसका पता नहीं चल पाया है कि आखिर क्यों ऐसा होता है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही डॉक्टर्स ने पहचाना है कि माइग्रेन स्ट्रोक की वजह से इंफार्क्ट हो सकता है। इंफार्क्ट जैसा भी आपने देखा कि मस्तिष्क का वो हिस्सा जहां पर ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, खून का बहाव नहीं है वहां सही से, जिसकी वजह से वहां के सेल्स मर चुके होते हैं या मरने की प्रक्रिया में होते हैं, मर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें ग्लूकोज और ऑक्सीजन सही से नहीं मिल रहा। तो इन्फार्क्ट हो सकता है माइग्रेन स्ट्रोक की वजह से। और परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स मतलब आपका स्नायु तंत्र जो है, जो कुछ कार्य करता है, वो हिस्सा ब्रेन का जो कुछ कार्य करता है, उसका परमानेंटली पूरी तरह से नाश हो सकता है, खात्मा हो सकता है। माइग्रेन स्ट्रोक अक्सर ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक जैसा ही महसूस होता है, जिसमें कई तरह के लक्षण आ सकते हैं, पर खासकर जो इंद्रियां हैं उनका क्रियाकलाप प्रभावित हो सकता है, खासकर दृष्टि का। तो देखने में आपको अजीब तरह की चीजें दिखाई देंगी, उसमें आपको दृष्टि आपकी प्रभावित होगी। स्किन आपकी जो है, त्वचा, उसमें सुन्न महसूस होता है, खासकर हाथों में। चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है और बोलने में भी दिक्कत होती है, अफेजिया हो जाता है, बोलने की भी समस्या हो जाती है। बिल्कुल सटीक लक्षण क्या आएंगे किसी व्यक्ति में, ये बताने के लिए ये जानना जरूरी होता है कि माइग्रेन का अटैक जो आया है या माइग्रेन स्ट्रोक जो आया है, उसने किस रक्त नलिका को प्रभावित किया है। पर अक्सर देखा गया है, ज्यादातर केसेस में पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है, सर के पीछे की तरफ की ये एक नलिका है, बड़ी नलिका है जो खून ले जाती है सर की तरफ, आपके मस्तिष्क की तरफ। इसमें देखा गया है ज्यादातर केसेस में यही नलिका प्रभावित होती है। अगला जो हम देखेंगे, जो हमने कई बार सुना भी है, हम फेमिलियर है इससे, सेरिब्रल हैमरेज, जिसे आम भाषा में लोग ब्रेन हैमरेज भी कहते हैं। सेरिब्रल हैमरेज का क्या अर्थ है? सेरिब्रल मतलब मस्तिष्क संबंधी, हैमरेज का मतलब होता है बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा खून बहना। तो सेरिब्रल हैमरेज का मतलब कि ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में बहुत ज्यादा खून बहने लगे। और ये कब होगा? जब कोई नस फट जाए जो खून ले जा रही है हमारे ब्रेन में, ऐसी कोई रक्त नलिका फट जाए अगर, तो ब्रेन में, मस्तिष्क में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। इसे ही कहते हैं सेरिब्रल हैमरेज, जिसे कहते हैं दिमाग की नस फटना। इसका सबसे प्रमुख कारण है उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। पर कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कुछ कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स, मतलब पैदाइशी कुछ ऐसी संरचना है आपके मस्तिष्क में जिसकी वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है कि ब्रेन में, आपके मस्तिष्क में जो रक्त नलिकाएं हैं उनकी संरचना ऐसी है कि उसमें कुछ समस्या है, जिसकी वजह से वो फट सकती हैं आसानी से। कुछ खून संबंधी, रक्त संबंधी विकार हो सकते हैं आपको, जैसे ल्यूकीमिया, या जिसे आमतौर पे ब्लड कैंसर कहते हैं। ब्रेन ट्रॉमा, आपके मस्तिष्क में कोई कभी चोट लगी हो, किसी प्रकार का आघात पहुंचा हो, या टॉक्सिक केमिकल्स, कुछ जहरीला पदार्थ जो आपके खून में से होकर आपके ब्रेन तक पहुंच गया है, इसकी वजह से भी सेरिब्रल हैमरेज हो सकता है। सेरिब्रल हैमरेज अचानक होता है, बिल्कुल एब्रप्ट होता है, और ब्लीडिंग जो हो रही है ये बहुत जल्दी घातक हो सकती है, जानलेवा हो सकती है। अक्सर ये तभी होता है जब व्यक्ति जागृत अवस्था में, यानी नींद के समय में बहुत कम संभावना होती है कि सेरिब्रल हैमरेज हो। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि जब व्यक्ति जगा हुआ होता है, जागृत अवस्था में होता है, तब उसका ब्लड प्रेशर वैसे भी सामान्यतः अधिक रहता है तब की तुलना में जब वो सो रहा होता है। यदि जो मरीज है, जो पेशेंट है,
वो हेमरेज होने के 48 घंटे बाद तक भी बेहोश है, तो बहुत कम संभावना है उसके जीवित रह पाने की, या अगर किसी तरह से जान बच गई तो उसके कोई फंक्शंस प्रभावित नहीं होंगे, कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, इसकी संभावना बहुत कम रह जाती है। अब बात करते हैं अगली दो प्रकार की समस्याओं की, सेरिब्रोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स की। एक का नाम है एंजियोमा, दूसरा का एन्यूरिज्म। पहले एंजियोमा की बात करते हैं। एंजियोमा वैसे एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स होते हैं जिनका संरचना उनकी इस तरह की है कि वो जो नॉर्मल बहाव है ब्लड का किसी ब्रेन के हिस्से में, उसको प्रभावित करता है, उस नॉर्मल बहाव को बदल देता है, नॉर्मल बहाव की जो दिशा है उसको परिवर्तित कर देता है। और ये कैसे होता है एंजियोमा? तो ये कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट है, यानी पैदाइशी आता है। बच्चा जब पेट में था, जब उसका मस्तिष्क बन रहा था, तभी किन्हीं कारणों से इस तरह की समस्या हो गई कि उसके ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स हैं वो ठीक प्रकार से नहीं बने, उनकी संरचना ऐसी हो गई कि वो खून का नॉर्मल बहाव जो है, सामान्य बहाव जो है, उसको प्रभावित कर रहे हैं, उसकी दिशा बदल दे रहे हैं। अब ये ब्लड वेसल्स जो है ये कई प्रकार के हो सकते हैं। ये छोटी रक्त नलिकाएं भी हो सकती हैं जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। ये वैसी नलिकाएं भी हो सकती हैं जो ब्रेन से गंदा खून वापस हार्ट की तरफ ले जाती हैं, या ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकती हैं, यानी साफ खून ले जाने वाली नसें और गंदा खून ब्रेन से वापस हार्ट की तरफ ले जाने वाली नसें, दोनों में मिलाकर भी कुछ समस्याएं या दिक्कतें हो सकती हैं। ये नसें देखने में ही समझ में आती है, बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं, बड़े आकार की हो सकती हैं, जैसे नॉर्मल होना चाहिए उस तरह की संरचना इनकी नहीं होती है, और अक्सर उस एरिया को प्रभावित करती है ब्रेन के जहां एक या उससे अधिक रक्त नलिकाएं जो कि साफ खून ले आ रही हैं, और बड़ी नलिकाएं वो उस एरिया में ब्लड सप्लाई करती हैं, और वहां से गंदा खून ले जाने वाली भी कुछ बड़ी रक्त नलिकाएं हैं। अक्सर देखा गया है ये कि मिडिल सेरिब्रल आर्टरी में एंजियोमास पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो एबनॉर्मेलिटी है, एंजियोमा मतलब खराब तरह की संरचना है ब्लड वेसल्स की जो पैदाइशी है, उसकी वजह से न सिर्फ खून के बहाव की दिशा प्रभावित होती है, बल्कि कितनी मात्रा में खून जाएगा ब्रेन के किसी हिस्से में ये भी प्रभावित होता है। साथ ही इनकी संरचना इस तरह की होती है कि बहुत कमजोर होते हैं, इनके फटने की, आसानी से फट जाने की संभावना बहुत अधिक होती है, जिसकी वजह से ये एक प्रमुख कारण है स्ट्रोक का। और इसकी वजह से जो ब्रेन के हिस्से हैं, कुछ हिस्सा जहाँ की कुछ कोशिकाएं हैं, कुछ ऊतक हैं, वहां पे खून सही से नहीं पहुंच पाता है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि जो साफ खून ले आने वाली नसें हैं, ब्रेन के किसी हिस्से में साफ खून लेकर आने वाली जो नसें हैं, वो वहां पर खून पहुंचाए बिना ही सीधे वो साफ खून गंदा खून ले जाने वाली जो नसें हैं उनमें मिल जाता है, और उस एरिया में ब्लड पहुंचता ही नहीं, सीधे साफ खून ले आने वाली नलिकाएं गंदे खून ले आने वाली नलिकाओं से मिली हुई होती हैं, और सीधे खून आता है और वापस चले जाता है, और उस एरिया में ब्रेन के उन सेल्स को खून मिल ही नहीं पाता है। इस तरह भी देखा गया है। जैसे आप पिक्चर में ऊपर देख रहे हैं दाईं ओर, देखिए वहां के जो पहले पिक्चर में दिखाया हुआ है स्ट्रक्चर, टेढ़ी मेढ़ी, बहुत ज्यादा मुड़ी तुड़ी हुई, चौड़ी जहां पर नहीं होना चाहिए, जहां पतला होना चाहिए, इस तरह की अजीब संरचना वाली नसें दिखाई देंगी एंजियोमा में। और राइट साइड में आप देख रहे हैं किस तरह से आर्टरीज है नीचे की तरफ, साफ खून ले जा रही है, लाल खून आपको दिख रहा है, वो उधर के सेल्स में ले जा रही हैं, और वेन है जो कि गंदा खून वापस, नीला खून जो होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो वापस लेकर जा रही है। कई बार ये नसों की संरचना इस तरह की हो सकती है कि ये आर्टरीज और वेन्स डायरेक्टली जुड़ जाती हैं एक दूसरे से, और जो सेल्स हैं वहां पे उस एरिया में, वहां पे साफ खून पहुंच ही नहीं रहा, सीधे जो खून आ रहा है साफ, वो गंदे खून वाली नसों में होकर वापस चला जा रहा है। अब दूसरे की बात करते हैं जो एन्यूरिज्म था। एन्यूरिज्म किसे कहते हैं? एन्यूरिज्म रक्त नलिकाओं में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है कि उसकी दीवारें फूल जाती हैं, बलून जैसे, गुब्बारे जैसे फूल जाती हैं,
क्योंकि इलास्टिक होता है जो भी दीवार होती है नसों की, तो वो फूल जाती है, बलून जैसा स्ट्रक्चर दिखने लगता है। अब जैसे आप पिक्चर में देख ही रहे हैं, दोनों पिक्चर्स में बलून जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है, तो जहां वो सेल्स जो है जो पतली रहनी चाहिए वहां पर वो फूल कर बलून की तरह से बन गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसकी सतह बहुत पतली हो जाती है। जैसे एक नॉर्मल बलून आप लीजिए, जब वो फूला हुआ नहीं है तब उसका दीवार जो है, उसकी स्ट्रक्चर जो है वो मोटा दिखता है, पर एक बार आप उसमें हवा भरिए और बहुत बड़ा करने लगिए तो वो फैलने लगता है, इलास्टिक होता है, स्ट्रेच होते जाता है, तब आप देख सकते हैं कि उसकी दीवार बहुत पतली हो जाती है। और एक हद से ज्यादा आपने हवा भरी तो वो फिर फट जाएगा। सेम केस यहाँ पर होता है कि ये बलून जैसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं और इसलिए फूले फूले से इस तरह से हो जाते हैं, तो वहां का जो दीवार है उसकी वो बहुत कमजोर होती है। अब वहां अगर खून का ज्यादा दबाव पड़ा, ब्लड प्रेशर बढ़ा या कोई और समस्या आई तो बहुत आसानी से ये फट जाएंगे और स्ट्रोक हो जाएगा, तो खतरा बढ़ जाता है इसकी वजह से। दूसरी दिक्कत ये है कि क्योंकि ये नॉर्मल संरचना नहीं है मस्तिष्क की, वहां तो एक बिल्कुल मतलब फ्लैट तरह की नस होनी चाहिए थी, लेकिन वो बिल्कुल बलून जैसी इतनी फूल गई है। और ब्रेन में इतना जगह तो है नहीं, क्योंकि आपकी खोपड़ी हड्डी की बनी हुई है, उसके अंदर कई सारे एरियाज हैं, ब्रेन है, उसको प्रोटेक्ट करने वाली कई सतहें हैं, सब कुछ बिल्कुल फिक्स है। तो इतनी जगह नहीं है खाली की इस तरह का संरचना अगर बन जाएगी, फूला फूला सा बहुत कुछ बन जाएगा तो वो दिक्कत न क्रिएट करे, नहीं होता है इस तरह से। तो नीचे की जो सतहें हैं, वहां की जो सेल्स हैं, उस पर ये बहुत दबाव डालने लगती हैं, जिससे भी समस्या आती है और बहुत भीषण सर दर्द होता है। ये एक प्रमुख निशानी है एन्यूरिज्म्स की कि बहुत भीषण सर दर्द होता है। कारण क्या होता है सर दर्द का? क्योंकि आपका मस्तिष्क जो है उसके ऊपर 2-3 सतहें होती हैं जो प्रोटेक्शन देती हैं ब्रेन को, उसकी सुरक्षा के लिए बनी है, जो आप नाम अगर जानते हो, ड्यूरा मैटर, अरकनॉइड मेम्ब्रेन और पाया मैटर होते हैं। ड्यूरा मैटर वो सतह है, वो प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो ब्रेन से बिल्कुल लगी हुई होती है, सबसे निचली सतह यही होती है। और सबसे बाहर की तरफ होती है पाया मैटर, जिसके ऊपर फिर आपका स्कल आ जाता है या आपका खोपड़ी जो है वो रहती है। तो ड्यूरा मैटर जो है इसमें बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं जो पेन को डिटेक्ट करते हैं, बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। तो थोड़ा सा भी अगर इस पे दाब पड़ता है तो बहुत भीषण दर्द पता चलता है। और इसीलिए एन्यूरिज्म में, क्योंकि ये बलून लाइक स्ट्रक्चर हो जाते हैं और दबाव डालने लगते हैं ड्यूरा मैटर पे, तो बहुत भीषण सर दर्द इसमें होता है। कारण क्या हो सकता है, क्यों एन्यूरिज्म्स हो जाते हैं? तो एक बहुत मुख्य कारण है कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट, मतलब पैदाइशी इस तरह की संरचना बनी हुई है व्यक्ति के मस्तिष्क में। जब निर्माण हो रहा था इन नसों का तो कुछ समस्याओं की वजह से इस तरह का असामान्य स्ट्रक्चर, असामान्य संरचना बन गई। पर ये बाद में भी डेवलप हो सकता है कुछ और कारणों से, जैसे उच्च रक्तचाप, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, जैसा आपने देखा कि जो दीवारें हैं इन रक्तवाहिकाओं की वो कड़ी हो जाती है, मोटी हो जाती है, तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस भी एक कारण होता है। एम्बोलिज्म भी एक मुख्य कारण है, या कभी कभी किसी प्रकार के इन्फेक्शन की वजह से भी ये चीजें हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि इस तरह के सेरेब्रोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स का इलाज क्या है, इनका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो कई सारे मेथड्स हैं। सबसे प्रमुख मेथड में आता है ड्रग थेरेपी और सर्जरी। तो दवाओं की मदद से इलाज किया जाता है, या सर्जरी भी एक उपाय है, शल्य चिकित्सा करके हम परेशानी को दूर कर सकते हैं। एंटीकोएगुलेंट थेरेपी की यूज की जाती है। कोएगुलेंट क्या होता है? कोएगुलेशन मतलब जो थक्का जम जाता है खून का। तो एंटीकोएगुलेंट थेरेपी में वो दवाइयां दी जाती हैं जो उस खून के थक्के को फिर पिघलाकर फिर नॉर्मल ब्लड बना दे। तो अगर कहीं पर ब्लॉकेज हो रहा है, खून सही से ब्रेन में नहीं पहुंच रहा है क्योंकि खून का थक्का जम गया है, जिसके कारण रास्ता अवरुद्ध हो रहा है और ब्लड पास नहीं कर पा रहा है वहां से, तो अगर एंटीकोएगुलेंट थेरेपी हम यूज करेंगे, उस तरह की दवाएं देंगे, तो वो ब्लड का जो थक्का जमा है उसको फिर से वापस पिघला के नॉर्मल ब्लड बना देगा और फिर वो जो रास्ता अवरुद्ध हुआ था वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये तभी कारगर होता है जब इस तरह की प्रॉब्लम, सेरेब्रोवैस्कुलर डिसऑर्डर जब हो, उसके 3 घंटों के अंदर ये दवाएं दी जा सके। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि अगर लगता है कि ब्लीडिंग ब्रेन में हुई है, यानी स्ट्रोक हुआ है, हैमरेज हुआ है खासकर,
जहाँ पे ब्लीडिंग होने लगती है ब्रेन में, अगर उसकी संभावना होती है तो हम कभी एंटीकोएगुलेंट थेरेपी नहीं करते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि ऑलरेडी ब्रेन में ब्लीडिंग हो रही है, और अगर जहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग है, जहाँ पे खून का थक्का जमा हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा तो ब्लड रोकेगा बहने से। अगर वो हम पिघला कर बिल्कुल मिला देंगे तो रास्ता क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल तेज ब्लीडिंग होने लगेगी ब्रेन में। तो अगर जरा भी संभावना लगती है कि ब्लीडिंग भी साथ में हो रही है ब्रेन में, तो फिर एंटीकोएगुलेंट थेरेपी नहीं यूज की जाती है। बहुत जरूरी है कि स्ट्रोक जब हो तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ट्रीटमेंट किया जाए, सही उपचार किया जाए, वरना इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है, ऐसा डैमेज, ऐसा नुकसान जो कि फिर पलटा नहीं जा सकता। स्ट्रोक के बाद कई बार न्यूरोप्रोटेक्टेंट ड्रग्स दिए जाते हैं। ये ऐसी दवाएं होती हैं जो न्यूरॉन्स को, या जो ब्रेन में कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, जिसको न्यूरॉन्स हम कहते हैं, स्नायु जो है हमारे, उनको प्रोटेक्ट करती है, उनकी सुरक्षा के लिए होती है। इससे क्या होता है कि कहीं पर स्ट्रोक आने के बाद जैसे सेल्स मरने लगती है, इन्फार्क्ट क्रिएट हो जाता है, सेल्स मरने लगती हैं, वहां की न्यूरॉन्स मरने लगते हैं, तो इन दवाओं की मदद से वो डेथ जो हो रही है सेल्स की वो कम हो जाती है। साथ ही ये दवाएं जो होती हैं, ये कैल्शियम चैनल्स होते हैं न्यूरॉन्स में, उसको ब्लॉक करना, एडेमा को कम करना, एडेमा मतलब सूजन होने लगती है, स्वेलिंग होने लगती है स्ट्रोक के बाद ब्रेन में, और जहां पे सेल्स मर रही हैं उस एरिया में बहुत ज्यादा लिक्विड जमा होने लगता है, फ्लूइड जमा होने लगता है, तो उसकी वजह से अलग प्रेशर पड़ता है ब्रेन के अलग अलग हिस्सों पर, तो उसको कम करना, उस तरह की सूजन को कम करना, उसके लिए दवाइयां होती हैं। प्लस न्यूरल एक्टिविटी, न्यूरॉन्स का जो फंक्शन है, उनकी जो गतिविधियां हैं, उसको नियंत्रित करने के लिए भी कुछ दवाइयां होती हैं। ऐसे व्यक्ति जिनमें स्ट्रोक का खतरा ज्यादा है, उनमें कई प्रकार के एंटी प्लेटलेट एजेंट्स भी यूज किए जाते हैं, एंटी प्लेटलेट दवाइयां भी यूज की जाती हैं। एंटी प्लेटलेट दवाइयां, प्लेटलेट्स आप जानते हैं हमारे ब्लड का वो हिस्सा होते हैं जो कि खून का थक्का जमने में मदद करते हैं। तो एंटी प्लेटलेट एजेंट्स या वैसी दवाइयां जो कि खून का थक्का नहीं जमने देती हैं, ऐसी दवाइयां यूज की जाती हैं, जिसमें से एस्पिरिन एक प्रमुख दवाई है जो ये संभावना को कम करती है कि खून का थक्का जमेगा, और ये वैसे लोगों में हमें देखा जाता है कि डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं जिनमें स्ट्रोक का खतरा ज्यादा होता है। एक बार अगर स्ट्रोक हो गया तो ब्रेन में कई सारे परिवर्तन आते रहते हैं, कुछ दिनों तक ये परिवर्तन देखने में आ सकते हैं, और इन चीजों में कमी करने के लिए, इनको ठीक करने के लिए वैसोडायलेटर्स यूज किए जाते हैं। ये एक समूह है, उन दवाओं को कहते हैं वैसोडायलेटर्स, जो कि वेसल्स को, वैसो वर्ड फिर से वेसल्स के लिए आया है, रक्तवाहिकाओं के लिए, उनको डायलेट करती हैं, चौड़ा करती हैं। तो अगर नसों को चौड़ा करेंगे तो जो खून का बहाव कम है वो फिर सामान्य हो जाएगा, तो वैसोडायलेटर्स यूज किए जाते हैं। ब्लड प्रेशर कम करने के लिए दवाएं यूज की जाती हैं, क्योंकि आपने अभी देखा कि उच्च रक्तचाप कई तरह की बीमारियों के लिए एक समस्या क्रिएट कर सकता है, स्ट्रोक का खतरा बढ़ा ही देता है, हेमरेज के लिए भी एक बहुत प्रमुख कारण है, और जैसा भी आपने देखा एन्यूरिज्म के केस में, तो उसमें भी एक मुख्य कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर। तो ये चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। सॉल्टी सोल्यूशन या स्टेरॉइड दिए जा सकते हैं, नमकीन तरल पदार्थ या स्टेरॉइड्स जो दवाइयां होती हैं वो दी जाती हैं एडेमा को कम करने के लिए। एडेमा जैसे बताया कि सूजन होने लगती है ब्रेन के हिस्से में, जहां पे जो डेड सेल्स है या जो सेल्स मर रही हैं उनके आसपास बहुत सारा फ्लूइड या लिक्विड जमा होने लगता है, तो उसको कम करने के लिए भी दवाई दी जाती है, स्टेरॉइड्स वगैरह दिए जाते हैं। सर्जरी भी एक उपाय है, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रेन के किस एरिया में, अगर बहुत अंदरूनी एरिया में मान लीजिए डैमेज हुआ है, तो वहां पे जरूरी नहीं है कि सर्जरी से वो चीजें ठीक की जा सके, वहां पर पहुंचना और सर्जरी कर पाना आसान हो। एन्यूरिज्म के केस में पूरी तरह जो बलून जैसा स्ट्रक्चर बन गया है उसको हटा देना ही पूरी तरह से एक उपाय है, लेकिन हमेशा ये संभव नहीं हो सकता है। अगर ब्रेन के अंदरूनी एरिया में है तो बहुत दिक्कत होगी कि सर्जरी करके उसको पूरी तरह से हटाया जा सके। ऐसे केस में क्या किया जाता है कि कई प्लास्टिक सब्सटेंस का यूज करके उसको भर दिया जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि कुछ पाइप जैसा डाला गया ऑपरेशन के थ्रू, और वहां पर एक प्लास्टिक लिक्विड जैसा है, प्लास्टिक
सब्सटेंस है, जाहिर सी बात है जो नॉर्मल डे टू डे प्लास्टिक हम देखते हैं वैसा नहीं, एक अलग तरह का प्लास्टिक सब्सटेंस जो लिक्विड फॉर्म में जाके वहां पे भर दिया जाता है उस बलून स्ट्रक्चर में और वहां पे वो जम जाता है। तो इसका काम क्या होता है फिर, ये बहुत कड़ा हो जाता है और फिर वहां की वॉल्स हाई ब्लड प्रेशर के चलते या किसी और समस्या के चलते फटे और हेमरेज हो, स्ट्रोक हो, इसकी संभावना कम हो जाती है। सबसे अच्छा तरीका क्या है सेरिब्रोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स को रोकने का? ये है कि उसका प्रिवेंशन, रोकथाम करें कि होने ही न पाए। ट्रीटमेंट से बेहतर है प्रिवेंशन। अब यहाँ पे कारक क्या क्या है वो जानना जरूरी है ताकि हम उन्हें रोक सकें। एज, उम्र एक ऐसा कारक है जो कि अनअवॉइडेबल है, इसको तो आप रोक नहीं सकते, बढ़ती उम्र को तो रोका नहीं जा सकता है, पर कुछ और समस्याएं होती हैं जैसे मोटापा, इंसुलिन की समस्याएं जैसे डायबिटीज वगैरह। और अगर एक से ज्यादा समस्याएं एक व्यक्ति में है, मोटापा भी है, डायबिटीज भी है, उम्र भी बढ़ रही है, कुछ और भी दिक्कतें हैं, तो ये सब मिलकर बहुत गुना खतरा बढ़ा देती हैं। इसलिए रोकथाम करने के उपाय इस्तेमाल करने चाहिए, जैसे जीवन शैली में परिवर्तन, अच्छा स्वास्थ्यवर्धक खाना खाएं, हेल्दी डाइट लें, वजन नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज यानी व्यायाम जरूरी है, स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, तनाव जो है उसको नियंत्रित करने की जरूरत है। अल्कोहल या शराब ली जा सकती है लेकिन औसत मात्रा में ही, बहुत अधिक नहीं, औसत मात्रा में ये लाभदायक है हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए। स्मोकिंग तो अवॉइड ही करनी है पूरी तरह से, धूम्रपान नहीं करना है। साथ ही सिगरेट का स्मोक भी अवॉइड करना है, सिगरेट का धुआं भी अवॉइड करना है, यानी पैसिव स्मोकिंग से भी बचना है। और तरीके हैं कि ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए नियमित रूप से डॉक्टर को दिखाकर दवाइयां ली जाएं समय समय पे। धन्यवाद।